अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कनाडा का जो विज़िट वीज़ा है उसके रिजेक्ट होने की कौन सी बुनियादी वजूहात है, कौन सी मेन वजूहात है जिसकी बिना पे हमारा कनाडा का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसकी कोई रिजेक्शन की 4 वजूहात हैं जो कि हम डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में देखेंगे और हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप इन वजूहात से कैसे बच सकते हैं, कैसे इन वजूहात को अवॉइड करके तो आप अपने लिए कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे, और ये बहुत अहम वजह है, आम तौर पे हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने की तरफ, बैंक स्टेटमेंट की तरफ तवज्जो देते हैं ज़्यादातर। जैसे कि हमें एजेंट बताते हैं जी इतनी बैंक स्टेटमेंट इकट्ठी कर लाएँ और ये वाले डॉक्यूमेंट साथ लगा दें, पर ये जो मैं आपको पहली वजह बताने लगा हूँ ये बहुत अहम है और ये जो गलती होती है ये एजेंटों से होती है। ये है जी कवर लेटर, वीज़ा रिक्वेस्टिंग लेटर भी इसे कहते हैं, जिस पे हम अपना मकसद बताते हैं कि हम कनाडा क्यों आना चाहते हैं और किस मकसद के लिए आना चाहते हैं, वहाँ पे आके क्या करेंगे, सारा हमने डिटेल के साथ कवर लेटर में बताना होता है कि हमें वीज़ा क्यों चाहिए। ये क्यों का जो जवाब है ना ये हमें वहाँ पे देना होता है और इसी में हम गलती करते हैं, क्योंकि जब भी हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं खुद तो हम कुछ करते नहीं है, इन एजेंटों के पास जाते हैं और ये एजेंट करते क्या हैं कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, जो उनसे भी आप उनको प्रोवाइड करते हैं वो सारे लगा देते हैं। उसके बाद जो कवर लेटर आता है इनके पास एक बना बनाया सैंपल मौजूद होता है, यानी कि फॉर्मेट बना बनाया मौजूद होता है। ये हर एक का अलहदा से नहीं बनाते, इतनी मेहनत कोई नहीं करता, सिर्फ इनके पास एक बना सैंपल मौजूद होता है। वहाँ पे ये नाम चेंज करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर चेंज करते हैं, आइडेंटिटीज़ वगैरह जो भी हैं आपकी वो चेंज करके तो उसी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर को या वीज़ा जो है कवर लेटर है उसको वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब एम्बेसी में ये सारी एप्लीकेशंस आती हैं तो उनके पास AI टूल होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो चेक करते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलग अलग हर एप्लीकेशन को चेक करे और उसके अंदर से खामियां निकाले। उनके अंदर एक AI टूल होता है जो कि प्लेजरिज्म चेक करता है और ये भी चेक करता है कि जो इसने रीज़न दी है वो पहले किस बंदे ने दी है, सारा उनके पास डाटा मौजूद होता है। तो जैसे ही एजेंट जो है वो इस तरह आगे फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन करते हैं तो जो आपका वीज़ा कवर लेटर है या वीज़ा रिक्वेस्टिंग लेटर है, जैसे ही वो AI टूल के अंदर जाता है तो वो फ़ौरन पकड़ लेता है कि इस तरह मैचिंग पकड़ लेता है कि पहले भी इस तरह के आ चुके हैं, तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो बंदा है इसने सिर्फ कॉपी पेस्ट काम किया है और इसका कोई वो सीरियस हो के इसने अपना मकसद नहीं बताया, तो फ़ौरन पहले ही मरहले में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी इसका बचने का सलूशन ये है कि जब भी आप वीज़ा ये अप्लाई करने लगें या किसी एजेंट से भी आपने करवाना है तो उसको आपने मकसद बताना है कि क्यों आप जाना चाहते हैं, और अगर आप वैसे विज़िट के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपने ऐसा किसी जो ऐसी कंसल्टेंट है या ऐसा कंसल्टेंट एजेंसी है या एजेंट है उनके पास जाना है जो कि प्रॉपर तरीके से आपका कवर लेटर तैयार करें, पूरे ग्राउंड्स बना के लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करें कि आपने इस जगह पे जाना है, फ़लाने बंदे को उधर जाके मिलना है या यहाँ पे जो प्लेसेस हैं उनको विज़िट करना है, फिर आपने ये आपका ट्रैवल प्लान है, इस होटल में आपने स्टे करना है, इतने दिन स्टे करना है और एक एक दिन का प्लान वो आपका वहाँ पे बताएं। इससे होगा ये कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहले स्टेप में यानी कि AI के थ्रू रिजेक्ट नहीं होगी बल्कि अगले प्रोसेस में चली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उनको 1000 एप्लीकेशन आई है तो वो सबसे पहले AI सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जो कि 1000 में से वो 500-700 वैसे ही रिजेक्ट कर देता है, प्लेजरिज्म की बेस पे, कॉपीराइट की बेस पे, कुछ ना कुछ वो इस तरह चेक कर लेता है, उनको रिजेक्ट कर लेता है। उसके बाद आता है जी वीज़ा ऑफिसर की बारी, तो वो फिर उसको चेक करता है। तो दूसरे मरहले में जाके वो खुद चेक करेगा कि जी क्या वाकई इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक हैं, या जो वीज़ा आपका जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है वो ठीक है और उसमें जो आपने लॉजिकली रीजंस बताई हैं, ग्राउंड्स बताई हैं और जो ट्रैवल प्लान आपने दिया है वो ठीक है। तो इससे आपकी वीज़ा रिजेक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप उसको खुद अप्लाई करें। इसके ऊपर मैं बहुत से वीडियोस बना चुका हूं, बहुत से मुल्कों की वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। जिस मुल्क का भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है बहुत आसान होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये ऐसे ही है जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी का दाखिला फॉर्म फिल करना है।
और कवर लेटर साथ लगाना है, फीस सबमिट करवानी है और ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों कोशिश करें कि जब भी आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके साथ जो आपने कवर लेटर लगाना है उसको आप एक दफ़ा खुद स्टडी कर लें या किसी पढ़े लिखे बंदे से, वकील से उसको एक दफ़ा स्टडी करवा लें या किसी ऐसे एजेंट से अप्लाई करवाएं जो कि वाकई ही अथेंटिक हो और मेहनत से आपका काम करें। दूसरे नंबर पे आता है जी आपके फैमिली टाइज़, चाहे वो पाकिस्तान में है या कनाडा में है। जिस मुल्क में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपके फैमिली टाइज़ हैं या फैमिली ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप बीवी बच्चों वाले हैं तो आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस की जो रेशो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये फैमिली वाला बंदा है, इसके बीवी बच्चे सब कुछ बिज़नेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे है तो इसने वापस ज़रूर आना है। और अगर एक ऐसा बंदा है जो कि कुंवारा है और वो यहाँ का भी कोई फैमिली टाइज़ वगैरह वहाँ पे शो नहीं करता तो उसकी वीज़ा सक्सेस रेशो कम होती है, क्योंकि पता चल जाता है कि इस बंदे का आगे पीछे कोई है नहीं तो इसने उधर जाके गायब हो जाना है। इसलिए आप जब भी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने लगें तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी, यहाँ फैमिली जो ताल्लुकात हैं वो भी बताएं और अपनी सारी फैमिली के बारे में बताएं। ये आपके अम्मी अबू हैं वो ये करते हैं, आपके यहाँ पे बीवी बच्चे हैं और आपका ये बिज़नेस है, आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, ये कार है आपके नाम पे और आप यहाँ पे ये करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, सब कुछ आपने डिटेल में बताना होता है। इससे वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसी तरह जिस मुल्क में भी आप जाते हैं, कनाडा में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने कोई रेफरेंस ढूंढ लेना है जो कि आपको वहाँ पे सपोर्ट कर सके या आप उसका रेफरेंस दे सकें कि आपका वो रिश्तेदार या दोस्त फ्रेंड जो भी है वो कनाडा में मौजूद है। इससे भी वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि आपकी कनाडा में भी काफ़ी सारे ताल्लुकात हैं जिससे आपको फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट मिल सकती है। आपको कनाडा में कोई ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता और साथ ही अगर आप वहाँ पे आगे पीछे होते हैं, गायब होते हैं तो आपको वो बआसानी पकड़ सकते हैं उसी फैमिली टाइज़ के ज़रिए, तो ये उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो ये भी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम ना तो पाकिस्तान में जो ताल्लुकात हैं हमारे या रेफरेंसेस हैं उनको बताते हैं और ना ही जो कनाडा में हमारे ताल्लुकात हैं या कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है उसके बारे में बताते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए जब भी आपने ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आपने पाकिस्तान का जो पीछे जो भी आपका बैकग्राउंड है, फैमिली ताल्लुकात हैं, बिज़नेस है, प्रॉपर्टी है, उन सारी चीज़ों को आपने मेंशन करना है। चाहे उसको कवर लेटर में मेंशन कर लें और साथ ही उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें और जो कनाडा है उसमें भी आपने सारे फैमिली ताल्लुकात वहाँ पे मेंशन करने हैं। अगर आपका कोई वहाँ पे ताल्लुकात नहीं है तो कोई एक आधा दोस्त वगैरह ढूंढ के उसका रेफरेंस साथ लगा लें, जिससे आपके वीज़ा एप्लीकेशन की सक्सेस रेशो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है जी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है और कुछ केसेस में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप कनाडा में किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या कोई भी करीबी जो है उसको मिलने जाते हैं तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप कनाडा में एज अ टूरिस्ट कुछ जगहों को विज़िट करने जाते हैं या एज अ टूरिस्ट जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको आप एज अ टूरिस्ट लगते हैं या आपने एज अ टूरिस्ट अप्लाई किया होता है, तो वो देखता है कि आप एज अ टूरिस्ट कौन कौन सी पहले जगहों को विज़िट कर चुके हैं। अगर तो आप डायरेक्ट कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं और पहले किसी भी मुल्क को विज़िट नहीं किया आपने, तो वो सोचता है कि जो पाकिस्तान के करीबी ममालिक हैं, एशिया में जो इतने मुल्क हैं, ये वहाँ पे गया नहीं और डायरेक्ट कनाडा आना चाहता है, तो साफ जाहिर है कि आप कनाडा जाके गायब होना चाहते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले जो आपके करीब तरीन ममालिक हैं उनको विज़िट कर लें और एज अ टूरिस्ट अपने आप को शो करना चाहते हैं तो फिर आप बाकायदा तौर पे टूरिस्ट नज़र आने चाहिए, तो फिर ही आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने का चांस है। और अगर आप वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं या किसी दोस्त रिश्तेदार को मिलने जाते हैं तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसमें एक सिचुएशन ये होती है कि आप एज अ टूरिस्ट तो नहीं जाते, मगर वहाँ पे कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है या कोई एग्जीबिशन लगती है, आप स्पेशल उसको विज़िट करने जाते हैं, तो फिर
भी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आप स्पेसिफिक एक चीज़ को विज़िट करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो फिर आपने उसकी बेस पे अपनी ग्राउंड बनानी है। मिसाल के तौर पे वहाँ कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, कोई एग्जीबिशन है, तो अगर आप उसको विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने आप को एज अ बिज़नेसमैन शो कर रहे हैं, तो फिर आपने बिज़नेसमैन की कैटेगरी में बिज़नेसमैन की तरह आपने ग्राउंड बनानी है। फिर आप बताएंगे जी मेरा फ़लाना बिज़नेस है पाकिस्तान में, मैं ये चीज़ बनाता हूँ, ये चीज़ बेचता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरी ये रजिस्ट्रेशन है, मेंबरशिप है, मैं टैक्स यहाँ पे देता हूँ। फिर आपने सारी टैक्स रिटर्न्स भी लगानी होती है। फिर आपने आपको बाकायदा तौर पे आपने बिजनेसमैन शो करना है, फिर आपको टूरिस्ट शो करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सी बात यह है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो अपने आप को फिर टूरिस्ट की तरह शो करना है और आपने सारी ग्राउंड टूरिस्ट की बनानी है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और कोई बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई एग्जीबिशन विज़िट करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को एज अ बिजनेसमैन आपने प्रूव करना होता है। चौथे नंबर पे आती है जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी डिपेंड करती है कि आपका वहाँ पे स्टे कितना है और वहाँ पे आपके कितने अखराजात होंगे उस स्टे के दौरान। ये सब कुछ आपने कैलकुलेट करके तो उतनी बैंक स्टेटमेंट या उतना बैंक बैलेंस आपके पास, उतने फंड्स आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि आप वहाँ पे शो कर सकेंगे कि इस ड्यूरेशन के दौरान आप आसानी से सर्वाइव कर सकेंगे, आपके पास बैकअप पे इतनी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है। बैंक स्टेटमेंट डिपेंड करती है वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि पर्पज़ ऑफ स्टे के ऊपर और ड्यूरेशन ऑफ स्टे के ऊपर, मगर फिर भी बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपने लाजमी तौर पर ये लगाना होती है। दोस्तों, इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं या आपको कहीं से भी समझ नहीं आती वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।